हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए। लेकिन अब टाइम है कि हम ये जाने कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें 100% स्कोर करने के लिए। मैं एक बात बता दूं, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो 100% स्कोर करना चाहते हैं, मोर देन 90% स्कोर करना चाहते हैं। उनको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर को। अदर स्टूडेंट को तो वो अटेम्प्ट करने क्वेश्चन जो सबसे पहले आए, बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको अटेम्प्ट करिए। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 100% स्कोर करना चाहते हैं। तो आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहिए वो करना चाहिए सेक्शन बी से, क्योंकि उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते क्वेश्चन। तो आप सोल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 4 सोल्व करेंगे, जो कि आएगा आपका चैप्टर 2 से, पोलिनोमियल से। आपको पूछा जाएगा फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई इट, या फिर आपको ज़ीरोज़ गिवन होंगे और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 5 जो आएगा आपके चैप्टर 3 से आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके जाइएगा। और उसके बाद में ऑप्शन में अगर आपकी किस्मत थोड़ी सही रही तो नॉर्मल इक्वेशन दे देगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसको आपको सोल्व करना होगा एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके आने वाला है चैप्टर 5 से, ये चांसेस है आपके कि वो ए एन वाले फॉर्मूले से आए। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है इससे आए। किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? तो चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन बने कि आपको नॉर्मल एपी दी जाए और पूछे इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, या लास्ट टर्म दी हो एपी में और पूछे कि इसमें कितनी टर्म होगी, एन की वैल्यू निकालनी होगी। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लाइन में लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3। तो मतलब 3 डिजिट, मतलब 2 डिजिट के कितने मल्टीपल होते हैं 3 के, वो निकालो। तो भी आपको करना है इसी फॉर्मूले से। 7th क्वेश्चन की बात करें तो आपके आएगा चैप्टर 6 से, बीपीटी पूछा जा सकता है या फिर सिमिलरिटी पूछा जा सकता है। आपको प्रैक्टिस क्या करना है इसके लिए? आप एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करें, चांसेस है कि इनमें से आपका क्वेश्चन आ जाए। अब आपको जो मैंने सीक्वेंस बताई है इसी में करना है, क्योंकि आपको 100% स्कोर करना है। तो जाहिर सी बात है आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो जब अपने को क्वेश्चन आते हैं तो हमको अननेसेसरी तरीके से सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है, सीधी सीधी सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, वो आएगा चैप्टर 7 से, और ये आएगा आपके डिस्टेंस फार्मूला से। चांसेस है कि डिस्टेंस फार्मूले से ही आए, या फिर अगर नहीं आया डिस्टेंस फार्मूला तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से आएगा। ज़्यादातर चांस है कि कंपेयरिंग रेशियो से पूछा जाए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूछा जाए। और अगर नहीं पूछा गया रेशियो वाला तो आपसे वैल्यू पुटिंग पूछेगा। इसके लिए आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यह आएगा पाइथागोरस थ्योरम पूछी जा सकती है चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में कहाँ यूज़ होती है? तो सर्कल होता है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से 2 हमारी टेंजेंट्स होती है, रेडियस पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया हुआ है वो पूछा जा सकता है। अगर वो नहीं पूछा गया तो आपको पूछा जाएगा एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करके जाइएगा, उनमें से आने के चांसेस हैं। चैप्टर 11 से आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 11 से ही आएगा, और आपसे सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा। अगर सेक्टर का नहीं पूछा गया तो लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा। तो आपको आना चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, वैल्यू पुट करनी, इजी क्वेश्चन बनता है। चैप्टर मीन्स क्वेश्चन 12 की बात अगर की जाए तो ये आएगा आपके स्टैटिक्स से, मीन मीडियन मोड पूछा जाएगा। चैप्टर 13 से जो क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए, फॉर्मूले की भी बात की है हमने। क्वेश्चन 13 प्रोबेबिलिटी से आएगा, और अपनी जो क्लास हुई थी प्रोबेबिलिटी वाली उससे बाहर नहीं जाने वाला ये क्वेश्चन।
तो आपको फिर 13 क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद आपको सेक्शन सी पर एंटर होना है। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे, जो कि आएगा हमारे चैप्टर 4 से। वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाएगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं और उसका नेचर भी बताना है कि इसका नेचर क्या है, एग्जिस्ट करते हैं रूट या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो रूट्स को फाइंड आउट करना है। ये आएगा और ये आपके ऑप्शन में आएगा, दो में से कोई एक करना होगा तो आप कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 15 की बात की जाए तो ये आएगा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जाएगा कि आपको दे रखा है कि कोई पॉइंट है जो लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशो में करेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर रेशो गिवन है और आपको पूछा जाएगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला से करना है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 16, ये आएगा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से और आपको आइडेंटिटी को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट आपको आना चाहिए क्योंकि आप 100% स्कोर करना चाहते हैं। एक बार और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है प्रूव करने वाले उनको देख लीजिएगा, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और ऑप्शन में मिलेगा तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो चैप्टर 13 से आएगा, मीन मीडियन और मोड से, जो कि हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। इसके बाद आप एंटर होंगे सेक्शन डी में। एक बात का और ध्यान रखिए कि जब मीन मीडियन मोड आप करोगे तो उसमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो उसमें पहले तो सिर्फ आप कॉलम वाइज लिख लीजिए, लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है पहली बार में, क्योंकि मान लो आपके पास टाइम कम पड़ गया तो लाइन खींचने की वजह से और टाइम वेस्ट होगा, जो टाइम हमको बचाना है। अगर टाइम बचता है तो एंड में हम पेंसिल और स्केल की हेल्प से अच्छे से लाइनिंग करेंगे। सेक्शन डी में आपको एंटर होना है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो आएगा वो चैप्टर 9 से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो आपको इसके लिए एक्सरसाइज 9.1 अच्छे से सोल्व करनी है, एनसीईआरटी से आएगा, बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आपको बड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसके लिए डायग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक बार आपने डायग्राम सही बना लिया तो आपका ऑलमोस्ट 70% काम हो गया और आप उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो डायग्राम देख लीजिएगा एंड मोमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो यह आएगा आपके 12 चैप्टर से, सरफेस एरिया वॉल्यूम से। इसमें भी आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने कर लिए तो उन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 20 नंबर पे जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा बनने वाला है चैप्टर 13 से, मीन मीडियन मोड। तो ये हमने किया हुआ है, आपको आता है तो आप कर लेंगे ये क्वेश्चन भी। उसके बाद में आपको एंटर होना है सेक्शन ए में। यहाँ पर बात आती है कि आपको पहला क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू के लिए आपको ऐसी टेबल बनानी है जैसी कि मैंने वो एमसीक्यू वाले लेक्चर में आपको बताया था। एक बार और बता देता हूँ, इस टाइप से टेबल आपको बनानी है। ये टेबल बनी हुई है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आंसर लिखा हुआ है नीचे, और ऐसी टेबल बनानी है और 18 क्वेश्चन तक बनानी है। इस टेबल को आपको दो पार्ट में बनाना है, एक ही साथ नहीं बनेगी कॉपी में। तो 9 क्वेश्चन के लिए एक टेबल बना ली, फिर 2 लाइन का गैप छोड़ देना है, फिर 9 क्वेश्चन के लिए और बना लेना, यानी कि 10 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन भरना है, आंसर नहीं भरना है, क्योंकि बाई मिस्टेक आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो एग्ज़ामिनर जल्दबाजी में सिर्फ ऑप्शन को देखते हुए वो आपका सही कर सकता है। लेकिन अगर आपने आंसर लिख दिया तो एग्ज़ामिनर को याद होता है आंसर, तो फिर वो आपका क्वेश्चन गलत है ये चीज़ पकड़ लेगा। तो हमको ऐसी गलती नहीं करनी है, हमको सिर्फ ऑप्शन लिखने हैं जिससे एग्ज़ामिनर को ये लगे कि इस बच्चे को इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती है तो ये भी सही किया होगा। और अगर लग साथ दिया तो हमारा गलत क्वेश्चन भी यहाँ पर सही हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करें फिलअप्स, तो आपको सीधे से आंसर मार्क करने हैं। कोई आपको यूँ नहीं कि लिखना है उसमें पूरा स्टेटमेंट लिखना है, अंडरलाइन करना, कुछ नहीं, सीधा सा क्वेश्चन लिखो। रोमन में जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो वो लिखो, सेकंड का फर्स्ट थर्ड जो भी कर रहे हो वो लिखो और सीधा आंसर मार्क कर दो। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचोगे तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर जो आपके पास टाइम बच गया तो आप इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सोल्व करिए डिटेल में, लेकिन अगर टाइम नहीं बचा है तो ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट में आपको ख़त्म करना है फटाफट से।
तो ये पेपर मैंने आपको बताया कि किस टाइप से आपको सोल्व करना है। अब मैं लास्ट में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है अपनी तरफ से। तो जैसे आप आंसर 4 से स्टार्ट करोगे, अब उसमें क्या होता है, बोर्ड की कॉपी में एक होता है कॉलम जिसमें एग्जामिनर मार्क करता है, एक छोटा सा कॉलम होता है उसमें हमको हमारा क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो आंसर हमने किया वो एग्जामिनर को अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से आपको जैसे आंसर 4 कर रहे हो तो लिखा, और इस टाइप की डिज़ाइन आप बना देना फटाफट से। फिर आंसर को सोल्व करना अच्छे से। सोल्व हुआ उसके बाद में 2 लाइन का गैप छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? वो इसलिए, मान लो आपके पास पेपर करके टाइम बच गया है, 20 मिनट 25 मिनट आपके पास बच गए पेपर सोल्व करके, जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनके बचेगा टाइम इतना। अगर वो टाइम बच गया है तो आप क्या करोगे, वो जो लाइन बचेगी 2, उसमें एक फाइनल स्टेटमेंट बनाओगे। जैसे मान लो आपने मीन निकाला है तो उस उधर लिखोगे, मीन निकाला आपने, बॉक्स में बंद किया उसको, और नीचे लिखोगे देयरफॉर मीन ऑफ गिवन डेटा इज़ दिस, और फिर आंसर मार्क करोगे। उससे क्या इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। फिर आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन ख़त्म हुआ, फिर आपको पेंसिल और स्केल से डबल अंडरलाइन खींचनी है। अगला क्वेश्चन जब आएगा तो अलग अलग क्वेश्चन दिखे। समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डबल अंडरलाइन, अंडरलाइन मीन्स 2 लाइन आपको खींचनी है, 2 क्वेश्चन में जो गैप है उसके लिए पेंसिल और स्केल से बड़ी ही सफाई से, ताकि ये अच्छी चीज़ दिखे। और हमको क्या करना है, अब हमको जो हमने स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हमने टेबल नहीं बनाई थी, तो वो टेबल आपको अब बनानी है स्केल और पेंसिल की हेल्प से अच्छे से। और हम क्या कर सकते हैं कि हमें कोई फॉर्मूला लिखा है, कोई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ गया है बीच में, या फिर कि हमने आंसर मार्क किया था, तो वो सब हम अंडरलाइन करेंगे पेंसिल और स्केल की हेल्प से, जो कि अच्छा दिखेगा, डेकोरेटिव फॉर्म में दिखेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको कब करनी है, जब हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। और आपको क्या ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि जो आपका सेक्शन बी है वो यहाँ पे लिखा हो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाए, सेक्शन सी 30 मिनट में, सेक्शन डी 30 मिनट में। 1.5 घंटे का टाइम है, लेकिन मान लेते थोड़ा स्पीड स्लो हुई तो भी 2 घंटे में आपको कर लेना है पेपर। पेपर मीन्स सेक्शन बी, सी और डी। सेक्शन ए के लिए फिर आपके पास में 1 घंटा 15 मिनट वाला टाइम बचेगा, अच्छा खासा टाइम। तो वो अच्छे से आप उस सेक्शन ए को कर सकते हो। कोशिश करनी है कि 3 आवर में आपका कंप्लीट पेपर हो जाए किसी भी कंडीशन में, और 15 मिनट्स में जो आपका काम है वो कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंचना है, और एंट्री ले लेनी है। आपकी एंट्री दे देंगे वो 8:15 बजे, तो आपको फटाफट से एंट्री ले लेनी है, अंदर जाके रोल नंबर वगैरह ध्यान से भरना है। और जो लास्ट पेज है उस पर आपको कोई फॉर्मूले लिखने हैं तो लिख सकते हैं, टेबल बनानी तो बना सकते हैं। और आपको एग्ज़ामिनर अगर पेपर के बीच में ऐसा कहे कि आपको द एंड लिखना है, लाइनिंग खींचनी है, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी, पहले अपने पेपर को इम्पोर्टेंस देनी है। पेपर जब कंप्लीट हो जाए, आपकी सारी चीज़ें हो जाए, तो लास्ट में वो क्रॉसिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आपको करनी है। बीच बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, सिर्फ साइन करवाने आ रहे हैं तो कर लेना है। बाकी वो आपको टाइम देंगे वो क्रॉस करने का, और नहीं भी किया तो चलेगा। ऐसा कुछ यूँ नहीं है कि आपको आपका पेपर छोड़ के वो सारी चीज़ें करनी है। पेपर पहले आपको करना है। मुझे पता है आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है और आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा लिखने वाले हो। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। और जो बच्चे मैथ्स से थोड़ा डरते हैं, जिनको थोड़ा फोबिया है, तो उनको ये बता दूं कि आप सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जाइए। हमने जो लेक्चर डाल रखे हैं थोड़े ही लेक्चर हैं और ज़्यादा टाइम के नहीं है, आप उनको लास्ट टाइम तक देखिए। उनको आप स्टैटिक्स वाला चैप्टर है, अपने प्रोबेबिलिटी है, और एमसीक्यूज़ कैसे सोल्व करने वो मैंने बताया। तो इस तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिए लास्ट टाइम में, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और आप अच्छा पेपर करेंगे ये मुझे पता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।